ओके इस पार्ट में जो अगर रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में बाई मिस्टेक 7th क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया था। एक और 7th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सेम ही कंसेप्ट पे था, हमें इस फंक्शन को बताना था ये 1 to 1 है या ऑन टू फंक्शन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा बेटा, पहले ना इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जरा, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या आएगा एक बार देखिए जरा, क्वेश्चन टू लगाएंगे हम इसमें, है ना। क्वेश्चन टू लगाते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। डिनोमीटर में जो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और ऊपर लगेगा आपके पास पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस 10, और इधर हो जाएगा 4x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 5 एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 14x प्लस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने जब इसको सॉल्व करके अलग से रखा, रफ में सॉल्व किया है, तो f' जो मेरे पास आ रहा है आप चेक कर लो एक बार खुद भी ट्राई करके, कि आ रहा है 11x² माइनस 30x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7x² प्लस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको 0 के रखूँगा टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा 11x² माइनस 30x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे x निकालने की कोशिश की, तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ x को जब सॉल्व करूँगा डी वाले मेथड से, तो आ जाएगा 30 प्लस माइनस b² यानी 900, ठीक है, प्लस 4ac माइनस 4ac होता है, तो ये ऑलरेडी 20 है तो 480 है ना, तो 4ac यानी 4 इंटू 20 80, तो 880 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप सिर्फ इसको सॉल्व मत करो, सिर्फ इतना देखो कि ये 30 प्लस रूट में 1780 बाई 22 है, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और ये बीटा मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास एक्स की, ठीक है ना। तो फिर से वो लॉजिक हमें सिर्फ देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है ना। तो हमें देख रहे हैं कि इसकी नेचर तो चेंज होगी, कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा, यहाँ डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा, यानी हमेशा तो इंक्रीज़ नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो f(x) 1 to 1 तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ये दोनों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गए और टर्निंग पॉइंट पे नेचर चेंज हो रही है हमारी, है ना। तो हमने बोला कि इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 तो नहीं है, ठीक है, क्लियर समझ गए आप। वेविकर मेथड से बात की मैंने, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो प्लस है। अब अगर हम बात करें ऑन टू की, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ऑन टू चेक करने के लिए। आप देखो ध्यान से एक बार, हमारा जो फंक्शन है वो है 2x² माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। हमें ऑब्जर्वेशन जरूर ध्यान से देखनी होती है कि अब नीचे वाला जो फंक्शन था वो क्या है, 7x² प्लस 2x प्लस 10। तो हमने ना जो पेपर बनाया उसमें सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया। तो इस क्वेश्चन में आप एक बार नोट करो कि जो न्यूमरेटर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका जो डी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, b² माइनस 4ac होता है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है डी, वो आ रहा है b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 5 20 40 नेगेटिव आ रहा है। और अगर डी नेगेटिव है इसका मतलब रियल रूट नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि ये वाला कभी कट नहीं करेगा एक्सेस को, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, यानी ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। सेम लॉजिक नीचे डिनोमिनेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो भी पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव आ रहा है, देखो आप, तो इसका मतलब वो भी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, यानी दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। तो जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं तो f(x) तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। तो अगर f(x) 0 से बड़ा रहेगा तो यहाँ पे तो इसमें दे रखा था कोडोमेन के रियल वैल्यू लेगा, बट ये रियल वैल्यू तो ले नहीं रहा ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ये 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, नीदर ऑन टू नॉर 1 to 1। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये बाई चांस पिछले वाले पार्ट में स्किप हो गया था, तो हमने सेक्शन 7 जो क्वेश्चन था वो भी कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे इसके थे, अब 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो
यहाँ पे 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे पर क्या था, 2 मैट्रिसेस ए और बी हैव डिफरेंट 6 एलिमेंट्स, रिपीटेड 6 एलिमेंट है, मतलब कोई भी 6 एलिमेंट उनको हमने अरेंज करना है ए और बी मैट्रिक्स में, और इस तरह करना है कि प्रोडक्ट ए बी डिफाइन हो। तो एक बार ना पहले मैं एक बार गेस करते हैं, मेरा देखते हैं जरा ए और बी की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उन 6 एलिमेंट को कैसे कैसे रखा जा सकता है। हो सकता है कि एक मैट्रिक्स को, एक एलिमेंट को मैं यहाँ रख दूँ, 6 यहाँ रख दूँ, 5 रिमेनिंग, ठीक है ना। तो ये 1 और 5 हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद हो सकता है मेरे पास कि मैं ए मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट रख दूँ और इसमें 4। हो सकता है मैं इसमें 3 एलिमेंट रख दूँ, इसमें 3 और इसमें 4, इसमें और इसमें 5 और इसमें 1, ठीक है ना। और 6 0 और 0 6 तो हो नहीं सकते। अब अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स में एक एलिमेंट रखूँगा और इसमें 5, तो ए बी कब डिफाइन होगा, ए बी कैसे डिफाइन होगा भाई। उनका प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, इस तरह से होता है कि ए के नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो होंगे इस तरह डिफाइन होने चाहिए कि इसके कॉलम इसके मैच करने चाहिए, यानी ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए, ये कुछ भी हो सकते हैं बट ये दोनों मैच करने चाहिए। तो अब ए बी कब डिफाइन होगा, जब हम ए के जो 1 एलिमेंट है उसको तो हम ऑब्वियसली 1 × 1 रख सकते हैं, और बी के अंदर उन 5 एलिमेंट को हम 1/5 में अरेंज कर दें, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। यानी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन गई कि ऐसे ही हो सकता है। अब बात करते हैं 2 एलिमेंट जब होंगे ए के, तो उन 2 को तो हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1:2, 2:1। तो हम मान लेते हैं कि भी इसको अगर मैंने 1:2 किया होगा 2 एलिमेंट्स को अरेंज, तो बी के अंदर 4 एलिमेंट को मुझे 2 × 2 ही करना पड़ेगा, ठीक बात है। तभी हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और हो सकता है कि मैं ए के एलिमेंट को 2:1 में अरेंज कर दूं, तो उस केस में मुझे यहाँ पे 1 चाहिए होगा, तो मेरे को उन 4 एलिमेंट को 1:4 में अरेंज करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला जो है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट को मैं 1:3 भी अरेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको 1:3 किया है तो इसको 3:1 करना पड़ेगा, और यानी या फिर मैं इसको 3:1 करूँगा तो मुझे इसको 1:3 करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी कंडीशन, ये हो गई इसकी कंडीशंस, ये हो गई इसकी कंडीशन। अब चलते हैं 4 पे। अगर मैं कहूँ कि 4 एलिमेंट है मेरे पास, तो 4 एलिमेंट्स को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा 4 × 1 या 2 × 2। तो अगर ये 4 × 1 है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट 1:2 में से अरेंज होंगे, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और ये 2:2 है तो ये 2:1 में, तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी आ गई। और लास्ट है हमारे पास 5:1, तो 5:1 में वापस चलते हैं उसी पे। तो 5 एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1 और यहाँ पे 1:1। तो टोटल कितने केस बन गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास, है ना। अब हर पॉसिबिलिटी के अंदर जो हमारे पास 6 एलिमेंट थे उनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। मान लेते हैं ये हमारे पास 6 डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज हैं, 6 फैक्टोरियल। मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस ए के अंदर मैं ए भी डाल सकता हूँ, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, यानी 6 पोजीशन और 6 एलिमेंट्स है मेरे पास। इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 8 पॉसिबिलिटीज़ इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल में। तो कितने वेज हो गए, 8 × 6 फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे ये पूछा गया था, तो हम कहेंगे 8 × 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 17। यहाँ कह रहा है कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने हैं 3×3 के। ठीक है, अब हमें सबसे पहली बात तो पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कंफर्म 0 होते हैं, इसको हम कुछ और नहीं रख सकते। और यहाँ लिखा है कि हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं -2 -1 -2 -1 1 2 3 4 और 0। और साथ साथ ये भी कंडीशन दे दिया आपको कि 0 आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ कर सकते हो, मतलब 0 को 3 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, यानी इन पोजीशन पे आप 0 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो यानी ये तो हमारे पास गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जो एलिमेंट यहाँ आता है उसी का नेगेटिव यहाँ आता है, सिमिलरली, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसी का नेगेटिव यहाँ आएगा, और सेम अगले वाले में यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसी का नेगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है ना।
तो इसका मतलब है मैं 3 नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि 3 यूज़ करने के लिए, मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए दूसरे ऑपोजिट साइड पे -3 होना चाहिए, वो है नहीं। 4 मैं यूज़ नहीं कर सकता, यानी ये 3 और 4 कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे को यही एलिमेंट्स को यूज़ करना है, और मेरे पास पोजीशन यही है 3, क्योंकि जो 3 एलिमेंट को मैं फिल कर दूंगा उसका नेगेटिव ऑपोजिट साइड रख दूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि हर पोजीशन पे हम 4 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास? 64। तो यहाँ पूछा गया था कि कितने आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो कहेंगे 64 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। यानी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई हमारी? ऑप्शन सी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है यहाँ पे -2 सारे -2 भी यूज़ कर सकते हैं, -2 हर पोजीशन में ये 4 एलिमेंट में से करेंगे, और जो यहाँ कर देंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरी जगह हम एलिमेंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 18 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या है यहाँ कह रहा है कि 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाने हैं, और वो इंटीग्रल होने चाहिए, यानी इंटीजर्स होने चाहिए, और यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट 120 आ रहा है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे? वो 10n है, तो n बताओ। तो एक बार देखते हैं बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये भी दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, एक बार देख ले। डायगोनल मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो इस तरह से है, A0 0 0 B 0 0 0 C, और वो कह रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ABC, वो 120 है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हम इसको ब्रेकअप करके बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ABC जो है वो तो इंटीजर से बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास केस 1 के तीनों के तीनों पॉजिटिव हों, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव। तो पहले हम इसी कंडीशन को देखते हैं। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो क्या क्या बन सकता है? तो जो हमने 120 को ब्रेकअप किया, तो 120 के फैक्टर बन गए पर फैक्टराइजेशन से 2⁻3 8, उसके बाद बन जाएगा 3 इंटू 5 है ना, 15 इंटू 8 होता है ना 120। तो अब ABC कौन कौन सी पोजीशन ले सकते हैं एक बार देखते हैं बेटा। वो ऑर्डर आपस में हम अरेंज कर देंगे, बट पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी। तो सबसे आसान हो सकता है, पहले मैं ले लूँ कि ना, मैंने ले लिया कि A 1 हो सकता है, B 1 हो सकता है, और C 120 ले लें। मैं इसकी फैक्टराइजेशन करके पॉसिबिलिटी देखूंगा। अब इसको मैंने 1 रखा, इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 उठा लिया, 2 हो गया तो ये 60 हो सकता है। फिर 1 लिया, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 होगा, 3 ले लिया, तो 3 के अलावा बच गया 40। ऐसे ही 1 4, अब मैंने 4 लिया है तो 2 इंटू 15 30 हो सकता है। मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ताकि कोई स्किप ना हो। अब मैंने इसको 6 ले लिया, ABC में से कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं ये, ठीक है। और 6 ले लिया है तो बचेगा 5 इंटू 4 20 बन जाएगा। फिर अब मैंने 8 ले लिया है तो वहाँ से 2 बचा, तो ये बन जाएगा आपके पास 15 है ना, 2 नहीं, तीनों मल्टीप्लाई हो गए। और फिर हम ले सकते हैं 1 10 और 12, और इसके बाद चलेंगे तो रिपीट हो जाएंगे। यानी ये एक पॉसिबिलिटी बन गई जिसमें मैं 1 की बात की। अब हम इन 3 नंबर्स को जब अरेंज करेंगे, क्योंकि ABC आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये हो गया, इसके अरेंज करने के लिए भी हो गया 3 फैक्टोरियल, बट क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे क्योंकि ये तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो हर नंबर को अरेंज करने के लिए वेज होंगे 3 फैक्टोरियल, मतलब ये ABC आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे में। ये तो वो सारे नंबर हो गए जिसमें 1 से नंबर जरूर आ रहा था, एक है ना। अब चलते हैं कि मैं इसमें लेता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 अगर होगा तो ABC कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं देखते हैं ज़रा। अब मैं लेता हूँ इसको 2, इसमें से 2 मिस कर दिया, ले लिया हमने, तो बचा है 4 3 और 5 ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉलेस्ट में, सबसे पहले लिया 2 3। अच्छा, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा भी 2 हो जाए, क्योंकि 1 तो लेंगे नहीं, 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 2 और 2 ले लिया तो ये बचा 30 है ना, क्योंकि 2 हुआ और 30। फिर हम चलते हैं 2 और 3 हुआ तो नेक्स्ट नंबर 20 हो सकता है। फिर 2 4 लिया तो 15 हो गया। फिर उसके बाद 2 6 लिया तो उसके बाद 2 और 6 लिया 12 हो गया, तो ये बच गया आपके पास 10। अब उसके बाद जैसे ही हम अगला नंबर लाएंगे 10 आ जाएगा तो रिपीट हो जाएंगे। तो अब इसको अरेंज कर सकते हैं हम कितने में फैक्टोरियल में? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर डिफरेंट है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम ले लेते हैं कि 3 से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 3 अगर लेते हैं ABC को किसी भी ऑर्डर में, तो अगर 3 ले लिया तो अगला नंबर हो सकता है, सबसे पहले 3 तो रिपीट नहीं होगा, 2 भी 2 हो सकता है, यानी 3 2 ले लिया है तो वो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, इसलिए हम बढ़ाएंगे नंबर। तो अगला नंबर लिया हमने 4, 3 4 और फिर 10 हो सकता है। ठीक है, 3 उसके बाद 5 लिया, PNC लगेगी नॉर्मल और कुछ नहीं है, 8 हो सकता है। फिर 3 के बाद हम यहाँ ले लेते हैं, 3 ले लिया है, 5 ले लिया था, 3 5 8 ले लेते हैं, 3 5 8 ले लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास नंबर। ठीक है, बट ये रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, तो ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, अब एक बचते हैं, फिर हम चलते हैं हम 4 पे। तो ABC को जब हम 4 लेंगे तो ये 4, इसको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना, तो 5 4 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे 6। अब देखें कितनी, इसको भी अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल में, कितने फैक्टोरियल हो गए हमारे पास, देखें एक बार आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, 12, तो ये हो गए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब उसका चलते हैं अगले पे, और ये 2 पॉसिबिलिटी हो रही, एक बार कोई स्किप तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं, हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर लिया है क्या। 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज़ हो गई है। और ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर आ रहा था हमारे पास 3, इधर से भी 3। ठीक है, कोई एक बार पॉसिबिलिटी स्किप नहीं हो जाए, बस एक बार देख लेते हैं ज़रा हम, क्योंकि 14 पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, ये आ रही है। अब चलते हैं दूसरे केस पे, दूसरा केस भी कंसीडर कर लेते हैं एक बार ज़रा। दूसरा केस कौन सा, जिसपे हमारे पास 2 नेगेटिव होंगे कोई भी, तो ABC में से जब 2 नेगेटिव लेंगे और एक अलग हो जाएगा। अच्छा, पहले एक बार पूरी पॉसिबिलिटी देखें, पहले केस में नंबर कितने बने थे, एक बार देख लेते हैं टोटल कितने बने हमारे पास। 3 फैक्टोरियल वाले केस हमारे पास, और एक था 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसके तो 2 ही केस बने थे हमारे पास। ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तो आ गया 3 फैक्टोरियल यानी 6। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 14 पॉसिबिलिटी बन रही है, जो मैंने कैलकुलेट किया अभी, तो 14 इंटू 6 ही हो जाएगा 84, तो टोटल 90 पॉसिबिलिटी बन रही है फर्स्ट वाले से। अब जो सेकंड केस की बात करेंगे उसमें हमारे पास ABC जो होंगे, इसी 90 पॉसिबिलिटी की, बट इसमें से हम किसी 2 को नेगेटिव मान रहे हैं। अब वो 3 में से कोई भी 2 नेगेटिव हो सकते हैं, तो 3C2 इंटू यही सेम 90 केस, तो ये बन गया आपके पास 3 इंटू 90। ठीक है, 3C2 का मतलब है ABC में से किसी को भी 2 को नेगेटिव मान लो, और यही 90 केस ले लेते हैं हम, इस प्लस 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 माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस प्लस, या फिर प्लस माइनस 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 और प्लस, इस तरह से कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो 270 पॉसिबिलिटी ये बनी, तो 270 और 90, तो टोटल हमारे पास 360 पॉसिबिलिटी बन गई, और ये दे रखा था 10n, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। ठीक है ना, अब देखते हैं 14 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी बनी थी, एक बार चेक कर लेते हैं कोई स्किप हो रही है क्या, देखते हैं एक बार 4 पॉसिबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे बेटा ये सारे केस बने थे, एक यहाँ पे केस रह गया 5 वाला है ना, 2 5, यहाँ पे एक रह गया 2 5, 2 और 5 ले लेंगे यहाँ से, तो 4 इधर 12, एक केस ये बच जाएगा, 2 5 12 नहीं लिखा था, और एक केस यहाँ पे बचेगा 1 5, क्योंकि 1 और 5 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 12 12 12 36 36, सॉरी 8 या 24 24, तो 1 5 24, तो टोटल 14 केस बने यहाँ पे। ठीक है ना, तो 14 केस मैंने लिख दिए यहाँ पे, अब आपको क्लियर होगा वो 14 केस बन रहे हैं, तो 14 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये 90 आए थे, और फिर उन्हीं से नेगेटिव से बनाए हमने 270, तो टोटल 360 आए, और वो 10n दे रखा था, तो n हमारे पास 36 आ गया। तो यहाँ पे n पूछा था कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, तो यहाँ पे 36 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 360 भी दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, जो गलत होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19th यहाँ पे दे रखा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना i प्लस a का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है,
तो आई प्लस ए का स्क्वायर का मतलब है आई प्लस ए को हम आई प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ आई, देन ए आई प्लस ए आई ए, दोनों ही ए हो जाएंगे, तो 2 ए भी लिख सकते हैं इसको, और फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर हमारा ए दे रखा है, यानी मेरे पास हो गया आई प्लस 3a। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं इसका निकालता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर मतलब आई प्लस ए की पावर 4, तो आई प्लस 3a को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई इंटू आई स्क्वायर विच इज़ आई, फिर 3a इंटू आई और आई इंटू 3a, दोनों 6ai हो जाएंगे, यानी 6a हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 3 9a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो a है तो 9a, यानी 15a प्लस आई हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है इसकी पावर 6, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी आई प्लस 3a को मल्टीप्लाई कर देते हैं आई प्लस 15a से, तो ये कितना आएगा आई स्क्वायर यानी आई 3a और 15a, तो क्योंकि ए आई तो ए ही होता है, 18a हो जाएगा, और फिर 45a स्क्वायर विच इज़ अगेन ए, तो मेरे पास आ गया आई प्लस 63a, और वो दे रखा था आई प्लस के ए के इक्वल, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो के डायरेक्टली कितना आ जाएगा 63, तो ऑप्शन कौन सी सही होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारी डायरेक्ट करेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक्स और वाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो अगर एक्स और वाई स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब उसका ट्रांसपोज करने पे वो माइनस एक्स आएगा, और जेड का ट्रांसपोज करने पे जेड ही आएगा। तो यहाँ पूछा गया है इनमें कि इनमें से कौन सा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। वाई क्यूब जेड 4, वाई क्यूब जेड 4 माइनस जेड 4 वाई क्यूब, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, नहीं दिया हो जेड 4 वाई क्यूब। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका ट्रांसपोज। अगर ये खुद ही आ जाएगा तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज क्यू सिमेट्रिक है। तो डिफरेंस में तो ये उसी ऑर्डर में चलते हैं, वाई क्यूब जेड 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में ये अलग हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा जेड 4 का ट्रांसपोज पहले, वाई क्यूब का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब का ट्रांसपोज जेड 4 का ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा, और ये पावर रीअरेंज हो जाती है तो ये बन जाएगा जेड ट्रांसपोज की पावर 4, और ये बन जाएगा वाई ट्रांसपोज की पावर 3, और ये बन जाएगा आपके पास वाई ट्रांसपोज की पावर 3 और जेड ट्रांसपोज की पावर 4। तो जेड ट्रांसपोज तो जेड ही है, तो जेड की पावर 4 आ गया। वाई ट्रांसपोज माइनस वाई है, तो माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा वाई 3 और जेड 4 आ जाएगा। और इसको हम रीअरेंज करें तो ये लिख रहे हैं, मतलब रीअरेंज मतलब पहले प्लस वाली टर्म लिख दूंगा तो मेरे पास वही टर्म वापस आ जाएगी। तो यानी इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, क्यों कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, हमें तो स्क्यू सिमेट्रिक ढूंढना है। तो फर्स्ट तो हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब है x40 प्लस y40। अब x40 प्लस y40 को का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा x40 का ट्रांसपोज, जिसको हम लिख सकते हैं x ट्रांसपोज की पावर 40 प्लस y ट्रांसपोज की पावर 40, और x का ट्रांसपोज माइनस x है बट उसकी पावर 40 होने की वजह से वो पॉजिटिव x40 आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव y40 आ जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो सेम बन गया। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक बन गया क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पे ये खुद ही आ रहा है, तो यानी ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, हमें तो स्क्यू सिमेट्रिक ढूंढना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है हमारा x4z क्यूब माइनस, अगला पार्ट है x4z माइनस z क्यूब x4, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, देखते क्या आता है। माइनस है तो इसमें तो पहले माइनस वाले में तो ये इसी ऑर्डर में अलग हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट में z का क्यूब का ट्रांसपोज पहले आएगा, जिसको हम z ट्रांसपोज का क्यूब कर देंगे, और फिर x ट्रांसपोज का पावर 4 कर देंगे, और यहाँ पे x4 का ट्रांसपोज पहले हो जाएगा, जिसको हम x ट्रांसपोज की पावर 4 कर देंगे,
यहाँ पे Z ट्रांसपोज की पावर 3 कर देंगे। अब Z ट्रांसपोज तो Z ही रहेगा, X नेगेटिव है बट इवन पावर होने की वजह से वो 4 हो जाएगा, ये भी 4 ही रहेगा क्योंकि इवन पावर होने की वजह से ये। तो हम देख रहे हैं अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये सेम मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब हो गया ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने पे इसी का नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। यही हमारी ऑप्शन हो गई। बट एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ क्या थी? X23 Y22, X23 माइनस Y22। तो जब हम इस इक्वेशन का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा X23 की पावर ट्रांसपोज, तो X ट्रांसपोज की पावर 23 माइनस Y की ट्रांसपोज की पावर 22। ये ऑड पावर होने की वजह से माइनस X की पावर 23 आ जाएगा, ये यही रहेगा। तो ना तो ये सेम मैट्रिक्स बन रहा है या अपना नेगेटिव भी नहीं बन रहा, तो ये तो नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमसे तो पूछा था कि इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, तो वो हमें क्लियरली दिख गया है, वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखा है और उसका डिटरमिनेंट आर है। तो हम पहले ना ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बेटा ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, और इक्वल टू वो दे रखे हैं आर। और यहाँ पे ये बोल रखा है ये दोनों प्राइम नंबर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपने कि ये अगर p प्लस क्यू तो कोई भी नंबर आएगा, p माइनस क्यू को 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 नहीं है कोई और नंबर है तो ऑब्वियसली इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे r प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर बनते हैं 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो p माइनस क्यू को 1 ही होना पड़ेगा। तो p माइनस क्यू का 1 का मतलब हो गया कि p और q दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए, और दो यानी एक इवन और एक ऑड होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव है, तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 2 और 3। इसका मतलब और पॉजिटिव होने के लिए p को 3 होना पड़ेगा, q को 2, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। तो अगर मैं p को 3 और q को 2 पुट करूँगा तो r मेरे पास आ जाएगा 5, क्योंकि p माइनस क्यू 1 है और p प्लस क्यू r है। तो हमें यहाँ पूछा गया था कि p माइनस क्यू प्लस r की वैल्यू बताओ, तो वो आ जाएगी 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। और अगर आप ये पेयरिंग ना भी सोचो तो हमें इतना पता है कि p माइनस क्यू को 1 होना पड़ेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि अदरवाइज जो प्राइम फैक्टर नंबर नहीं बनेंगे उसके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाएंगे r के। तो यहाँ पे हम सीधा नंबर ना सोचे बिना भी इसको लिख सकते थे, ये 1 आएगा और फिर उसके बेस पे फिर हम वैल्यूज तो निकालनी पड़ती, ठीक है ना। और ये 1 आएगा, तो अगर ये 1 आएगा तो r p प्लस क्यू हो जाएगा, फिर हमने नंबर ढूंढ लिए, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, बनाया गया था ये। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ दे रखा है कि ए ट्रांसपोज बी सी डी है, बी ट्रांसपोज सी डी है, सी ट्रांसपोज डी ए बी है और डी ट्रांसपोज ए बी सी है, और एम ए बी सी डी है। तो एम 2020 निकालना है हमें। तो पहले ना बेटे यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक बार देखो कि एम जो ए बी सी डी है, ठीक है, मैं ना इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी सी डी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वो तो रिवर्स ऑर्डर में डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आएगा। अब डी ट्रांसपोज की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए बी सी ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है डी ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है सी डी ए, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है बी सी डी। अब आप ध्यान से देखो तो ये एम और ये एम बन रहा है, यानी ये एम क्यूब बन रहा है, यानी मेरे पास आ गया कि एम क्यूब जो है वो एम ट्रांसपोज है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ M9 निकालता हूँ, यानी एम क्यूब एम क्यूब एम क्यूब, ठीक है, यानी एम ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज, जिसको हम लिख सकते हैं एम ट्रांसपोज का क्यूब, और जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, और एम ट्रांसपोज कितने है, और इसको हम लिख सकते हैं एम ट्रांसपोज का क्यूब को, और एम क्यूब का ट्रांसपोज, और एम क्यूब क्या दिया हुआ है मेरा, एम ट्रांसपोज आया हुआ है ना, अभी हमने ऊपर निकाला। तो इसका मतलब हो गया कि m की पावर 9 जो होगा वो हमेशा m आएगा। ठीक है, m की पावर 9 है मेरे पास, m9 आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ 2020 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने 9 का मल्टीपल नियरेस्ट बना लिया 216 इंटू M4,
अब M2016 को लिखा मैंने m की पावर 9 और कितना मल्टीपल जाएगा ये 224 पे, तो ये मेरा m बन गया m की पावर, क्योंकि M9 m है तो m की पावर 224 और 4 तो 228 हो गया। फिर से मैंने क्या किया, अब इसका नियरेस्ट मल्टीपल बना लिया, 9 का वो होता है 225, इसको लिखा मैंने M9 की पावर 25। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये फिर से m बन जाएगा, तो m की पावर 28 हो गया। अब इसका नियरेस्ट मल्टीपल लिखा 27 और m, और इसको लिख दिया m की पावर 9, ठीक है ना, m की पावर 9 का क्यूब। ठीक बात तो कह रहा हूँ मैं कि इसको मैंने लिख दिया क्योंकि 9 का मल्टीपल बनाना है ना मुझे, तो m की पावर 9 का क्यूब, तो ये बन जाएगा आपके पास m क्यूब इंटू m, ठीक है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास m ट्रांसपोज इंटू m और विच इज़ m स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे ये। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि M27 को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे m ट्रांसपोज आ जाएगा और m ट्रांस इंटू m जो है वो हमारा m ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा m स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई एक बार देखें ना, कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, m स्क्वायर हमारे पास बी ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी था, ठीक है। तो ये M4 होगा बेटा, तो ये M4 ऑप्शन आ गई आपके पास, तो ना ऑप्शन बी हमारी M4 है, ठीक है। तो ये M4 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ये कर लिया 22nd क्वेश्चन, 23rd की बात करते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या है देखें, यहाँ दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ M जो है वो 4 है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ M हमारा 4 है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ M जो है वो है k स्क्वायर आई, मैंने ना m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इसी इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो जब मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट लूँगा तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ m की पावर 2, क्योंकि 3/3 का ऑर्डर है। k स्क्वायर जब बाहर आएगा तो इसकी पावर में आ जाएगा इसकी पावर 3 और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m। अब एडजॉइंट ऑफ m को लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, या फिर इसको कट भी कर सकते हैं कि m का काटना चाहे तो डिटरमिनेंट ऑफ m जो आ गया मेरे पास वो आ गया एक तरह से k की पावर 6, और ये 4 का क्यूब है तो 64 इक्वल टू k की पावर 6 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने इसका जो ऑर्डर था वो 3/3 था, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो k की 2 वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्क्वायर काटेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास k स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि 4 का क्यूब है तो k स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू मेरे पास +-2 आ सकती है। तो यहाँ पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ बताओ k की क्या होगी, तो प्रोडक्ट इनका -4 आ रहा है, क्योंकि +2 या -2 हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज़ का। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k पूछा हुआ है आपसे ना, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 24th। यहाँ पे हमें दे रखा है कि a क्यूब इक्वल टू बी क्यूब है और a स्क्वायर b इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर b इक्वल टू बी क्यूब, ये बी क्यूब है, माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इधर से, तो ये बन गया a माइनस बी, इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया b माइनस ए, जिसको हम ले सकते हैं माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी। अब इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए माइनस बी आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो या तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा या फिर ए माइनस बी का डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा। अब ए माइनस बी का जो डिटरमिनेंट है वो अगर ज़ीरो होगा तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि ए और बी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा, तो यानी इसकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई। तो हम कह देंगे ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको इधर लेके आ गया, उसके बाद ए माइनस बी मैंने एक तरह से कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि जब हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कर देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इंटू बी कर देंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई उसी ऑर्डर में लिया है मैंने, ठीक है ना, मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25th, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस। हमसे बी इंटू बी ट्रांसपोज पूछा है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज के लिए पहले मैं बी की वैल्यू पुट कर दूंगा जो है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और ट्रांसपोज करने पे ये रिवर्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ ए और इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो मैं इसको लिख दूंगा ए इंटू ए ट्रांसपोज और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास आई, तो ये बन जाएगा हमारे पास आई और ये बन जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज और यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है ए ट्रांसपोज के इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है और ये इसी का इन्वर्स है, तो किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बन जाता है। तो मेरे पास आ गया आई आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है जो दे रखा है 5a माइनस बी 5a माइनस बी 3 2 और दे रखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो प्रॉपर्टी से बन जाता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू वाई वो किसके इक्वल है, a इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू वाई क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 10a प्लस 3b इंटू आई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 10a प्लस 3b। अब इसको हम a इंटू ए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जब हम 5a माइनस बी 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5a माइनस बी 3 2 से, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 15a माइनस 2b, ये बन जाएगा 15a माइनस 2b और ये बन जाएगा 9 3 3 9 प्लस 4 13। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक बन गया 15 माइनस 2a इक्वल टू 0 माइनस 2b इक्वल टू 0, तो ये बन गया मेरे पास एक रिलेशन, ठीक है। एक बन गया 10a प्लस 3b इक्वल टू 13, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं 15/2a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस ये था हमारे पास 15, तो 20a प्लस 45a इक्वल टू 26, तो 65a इक्वल टू 26, 13 पे कट जाएगा ये, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5, a को 2/5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो b आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू a विच इज़ 2/5, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 से, तो b की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि 5a प्लस 3b निकाले, तो 5a प्लस 3b निकाल लेते हैं अब हम, तो 5a प्लस 3b क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू a, तो ये बन जाएगा 2 और 3b हमारे पास हो जाएगा 9, 5a प्लस 3b हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 2 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11, तो ये ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगी। इसको हमने ऑप्शन ए चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई 11। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 की तरफ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब पहले वाले दो को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 101, यहाँ तो ठीक रहेगा। जब अगले को करेंगे तो आ जाएगा 1+2। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1013 से, तो यहाँ पे ये वाले तीन मैट्रिक्स तो बन जाएंगे 101, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 1+2 इस तरह से। तो ऐसे ही करते करते जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 101, 1+2+3 अप टू n-1। और सम ऑफ n-1 टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास n-1/2, और ये दे रखा है आपको 155/01 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने कंपेयर किया तो n × n-1 हो गया हमारे पास 55 × 2 यानी 110, जिसको हम 11 × 10 भी कर सकते हैं। तो कंपेयर किया तो मेरे पास आ गया n11। तो हमसे पूछा गया था कि इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स बताओ। ये किसका इन्वर्स बताना, हमें इन्वर्स बताना है 1n01 का, और n तो मेरे पास 11 आ चुका है, तो इसका इन्वर्स पूछा गया हमसे। तो 2/2 में जब इन्वर्स निकालते कैसे निकालते हैं, इनको इंटरचेंज कर दिया, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया और डिटरमिनेंट यानी 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, और देन इट्स ओवर। 28 क्वेश्चन, ठीक है। b² = i दिया हुआ है, तो इसमें ना मैडम जनरलाइज कर देते हैं, पहले ना i + b का होल स्क्वायर करते हैं ज़रा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे i + b को i + b से, तो क्या आ जाएगा i × i i², bi + ib, तो दोनों b हो जाएंगे और b² 0 है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये मैंने पावर 2 निकाली है, और इसकी पावर 3 निकालेंगे, तो यानी i + 2b को दोबारा i + b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास i × i i² विच इज़ i, 2b + b 3b और b² 0। तो हम क्या पैटर्न देख रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि i + b की पावर जो भी हम कर रहे हैं ना n, तो वो आ रहा है i + nb। तो इसका मतलब i + b की पावर 50 करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा i + 50b, और 50b को इधर ले जाते हैं, तो i + b की पावर 50 - 50b जो है वो i डिटरमिनेंट पर i मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ i निकालना है, यानी 1, i का डिटरमिनेंट हमारे पास 1 होता है, तो 1 ऑप्शन सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन में दे रखा है कि a² = 2a - i, तो a³ मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2a² - ai विच इज़ a। अब a² की वैल्यू पुट कर देते हैं फिर से, 2a - i, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4a - a 3a - 2ai हो गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ a4, इसको दोबारा a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a² की जगह अब हम पुट कर देंगे फिर से 2a - i, तो कितना आ रहा है ये 6 - 2 4a - 3i। तो पैटर्न आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि जो पावर यहाँ आ रही है वो यहाँ आ रही है, 2 में 2 थी, 3 में 3 थी, 4 में 4 है, तो इसका मतलब a की पावर n में तो na आ रहा है, माइनस जनरलाइज कराओ आप, एक दो टर्म और निकाल के देख सकते हो। उसके बाद फिर 1i 2i 3i, तो यानी n - 1i आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हमने जनरलाइज जब कर दिए सारी टर्म्स निकाल के, तो हमने क्या देखा कौन सी टर्म्स हमारी सही आ रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, na - n - 1i। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30th। बहुत इजी क्वेश्चन था, परमोटेशन पे ही बेस्ड था, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो ए एंड डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें। अब डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ये इनको छोड़ दें तो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना। इसका मतलब ये पोजीशन कितने में वे में फिल हो सकती है, क्योंकि हर एंट्री 0 या 1 है। दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स कितने बनेंगे 2 की पावर 3, यानी
आर ऑप्शन, फर्स्ट का आर ऑप्शन होगा, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, फर्स्ट का आर होगा तो ये कैंसिल हो गई। सेकेंड हमारे पास पूछा है, तो वैसे तो दोनों में ऐसे दे रखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एस है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये टर्म ज़ीरो होंगी और यहाँ पे ये टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, तो हर पोजीशन को दो वे में फिल कर सकते हैं, तो 2 की पावर 6 वेज, इसलिए इसका आंसर ऐसे हो गया। अब चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल फिक्स है, 1 होते हैं और सब 0 होता है, तो ये तो यूनिक है, इसके तो ज़्यादा एलिमेंट हम नहीं बना पाएंगे, यानी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो 2 की पावर 0 1, यानी इसका थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा वो पी आर है। थर्ड पार्ट का पी आंसर है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। और स्केलर की बात करें लास्ट पार्ट की, तो स्केलर में डायगोनल सेम होने चाहिए, तो सारे और बाकी सब 0 होने चाहिए। तो जब सारे एलिमेंट हम 0 रख देंगे तो डायगोनल या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए इसके दो मैट्रिक्स बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्यू आ रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर था, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है और ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो करेक्ट और पेयर कौन सा बना? ए पेयर हमारा करेक्ट बन गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।